हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम क्राचेस एकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ जिसका कोड है 715 का चैप्टर है 8 रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा कम्प्रिहेंसिव चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इसमें हम चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक पूरा एक चार्ट टाइप का बनाया है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में, द वर्क ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 8 है सब इन्हीं टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। इन्हीं टॉपिक्स पे हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये इनके क्या क्या मेन फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स का। नंबर 1 है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Recruitment selection involves attracting and selecting the best candidates for vacancies that arise। यानी रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग क्या है, वो हम अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट कर रहते हैं कि जो अगर हमारे पास कोई वैकेंसी आ रही होती है, निकल रही होती है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। These must be attract and retain the right people and be sufficiently high to motivate employees। यानी वेजेस एंड सैलरीज हमारे वैसी होनी चाहिए कि जो कि अच्छे लोगों से अट्रैक्ट होकर आए और लोगों का काम करने में दिल भी लगे और लोग मोटिवेट भी अपने आप को फील करें। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ये कि एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो भी मैटर हो उसके बारे में ह्यूमन रिसोर्सेज देख रहा होता है। जैसे कि देयर मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑफ द वर्कफोर्स। यानी मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाइए। दिस में बी रिड्यूस ग्रीवेंसेस एंड dispute but also to put forward ideas and suggestion for improvement। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इससे ना सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के दरमियान जो ग्रीवेंसेस होती हैं या जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको रिजॉल्व कर रहे होते, बल्कि नए नए आइडियाज़ भी आ रहे थे हम चीज़ों को किस तरह से लेके चले। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स involve assessing and fulfilling the training needs of employees। This should be linked to the future plans of the business। ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये होता है कि हम एम्प्लॉयज़ के असेस कर रहे होते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और वो ट्रेनिंग हम अपने बिजनेस के फ्यूचर नीड्स के हिसाब से अरेंज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी। द बिजनेस नीड टू मेक श्योर दैट को एम्प्लॉयज़ विद ऑल द लॉज एंड हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जितनी भी लोकल या इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है या लीगल रिक्वायरमेंट है वो शुड बी मीट होना चाहिए। क्योंकि जो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जिसको कहते हैं कि एक्सीडेंट होना शुरू हो गए हैं। वर्क जो एरियाज़ है जहाँ पे हम वर्क पर काम कर रहे होते हैं वो वहाँ पे सेफ्टी के बहुत सारे मैटर्स आ गए, क्योंकि मशीनरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हर जगह पे। तो वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग करना और ये HSE के रिक्वायरमेंट को मीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक हेल्दी एम्प्लॉई होगा तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा और वो अपनी फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है लास्ट, रिटेंडेंसी एंड डिसमिसल। या रिट्रेचमेंट प्लान है, डिसमिसल है, किस तरह से लोगों को रखना, कब निकालना है बिज़नेस की नीड्स के हिसाब से। बाज़ दफ़ा बिज़नेस ग्रो कर रहा होता तो हम रिक्रूटमेंट और हायरिंग पे जा रहे होते हैं। जब बिज़नेस बहुत नहीं ग्रो कर रहा होता है और बिज़नेस में लॉसेज हो रहे होते हैं या बिज़नेस श्रिंक कर रहा होता है तो फिर ये सब चीज़ें हो जाती है। इसमें क्या, दिस इन्वॉल्व शेडिंग एम्प्लॉयज़ either because of business changes in some way or because a employee is not satisfactory। यानी बाज़ दफ़ा बिजनेस चेंज हो रहा होता है या बाज़ दफ़ा एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा होता, तो ये हमें रिडेंसी और डिसमिसल वाला जो ये प्रोसेस शुरू होता है। द बिजनेस मस्ट बी श्योर टू कंप्लाई विद ऑल द लॉज, रिडेंसी एंड डिसमिसल एंड डिसिप्लिनरी मैटर। ये कंपनी को बहुत ख्याल करना पड़ता है कि जो भी वो इस तरह के मैटर ले तो वो उसमें तमाम लीगल लॉज जो हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को उससे हर्ट नहीं होना चाहिए उस प्रोसेस से। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक ह्यूमन रिसोर्सेज के फंक्शंस के बारे में 6 मेन बड़े फंक्शन इसके बारे में हमने डिस्कस किया और अब इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल से पढ़ते जाएंगे। सही ना। सबसे पहला आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय सिलेक्शन। कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन क्या होता है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम identifying the business needs to employees someone up to the point at which application have arrived to the business। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिज़नेस की नीड क्या है, कि किस तरह के लोग हमें चाहिए और
हमें वो तमाम एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए और वो बिजनेस के लिए प्रोसेस कर सकें हम उनको से ना, विच एप्लीकेशन हैव अराइव एट द बिजनेस, ये हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। अच्छा, एम्प्लॉय सिलेक्शन क्या होता है? एम्प्लॉय सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स for a specific job and selecting an individual for employment based on the needs of the ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले तो हमने रिक्रूटमेंट कर लिया, अब हम सिलेक्शन करते हैं कि हम जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आए हम उनको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो है, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अब एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कब की जाती, कब होती है? तो ये बताया, बिजनेस नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन व्हेन, तीन तरह के मौके होते हैं जिनके बेसिस पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। नंबर 1, व्हेन एन एम्प्लॉइज लीव्स अ जॉब एंड दे नीड टू रिप्लेस, जब एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा होता है और उसकी जगह जब हमें कोई नया एम्प्लॉय रखना होता है तो उस वक्त हमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस करना होता है। नंबर 2, व्हेन अ न्यू बिजनेस स्टार्टिंग अप एंड नीड एम्प्लॉइज, एक और वक्त होता है जब नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा होता है, नई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही होती है, तो हमें उस टाइम पे लोग चाहिए होते हैं अपने बिज़नेस को रन करने, तो वो उस टाइम पे भी हम ये एक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस करते हैं। नंबर 3, इट इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड इफ़ इट इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड वांट टू एक्सपेंड बाय एम्प्लॉइंग मोर एम्प्लॉइज, अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है और एक्सपेंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो फिर भी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस फिर भी हमें करना पड़ता है। तो ये 3 ऐसे इंस्टेंसेस है जिसके बेसिस पे हम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का कर रहे हो। तो प्रोसेस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, जब एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहा होता है, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है या बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पे हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरा एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर के लोग होते हैं, स्टाफ होता है, वो पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। मगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में उमूमन ऐसा नहीं होता है, वो एक मैनेजर ही होता है, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, उसको रिक्वायरमेंट भी पता होता है, वो खुद ही जॉब एनालिसिस कर रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है और वो लोगों को सेलेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें यही बताया गया, इन अ लार्ज बिजनेस दिस प्रोसेस of recruiting and selecting staff is usually undertaken by the human resource department. Small business do not recruit enough people to make it worthwhile having a separate human resource department. छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इतना फोकस नहीं कर रही थी कि हम एक पूरा एचआर डिपार्टमेंट बनाए, सही ना। ऑफन मैनेजर्स हु विल बी सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ विल डील विद रिक्रूटमेंट फॉर द, बहुत टाइम पे ज़्यादातर मौके पे जो मैनेजर जो है तमाम प्रोसेस को देख रहे होते हैं, वही इसको फिर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अब हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है, मैं चाह रहा हूँ कि आप डेफिनेशंस हम उसको पढ़ लें, तो फिर हमें आगे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है या टॉपिक को हम पढ़ने में बहुत हमें आसानी हुई है। नंबर 1 है जॉब एनालिसिस। अ जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज एंड रिकॉर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क रिलेटिंग टू अ जॉब। जॉब एनालिसिस में हम जो भी काम होता है हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, कि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसकी जो जो हम जॉब क्रिएट करने जा रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी और वो टास्क को कैसे कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। Job description outlines the responsibilities and duties to be carried out by the someone employed to do a specific job. अब जॉब डिस्क्रिप्शन में हम पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहे होते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, वो किस तरह से काम करेगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी और किस तरह से वो स्पेसिफिक जॉब अंजाम दे रहा होगा। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। अच्छा, जॉब स्पेसिफिकेशन, जैसे नाम से पता चले स्पेसिफिकेशन, यानी हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम स्पेसिफिकेशन बताते हो कि हाँ भाई ये इस तरह का होना चाहिए, ये चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह जॉब स्पेसिफिकेशन में भी होता है कि इज़ अ डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपर्टीज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। तो ये अब हमें क्या स्पेसिफिकेशन है, हमें किस तरह की चीज़ चाहिए, तो वो हमने बता दिया भाई हमें जो भी हमें इस पोस्ट के लिए स्टाफ चाहिए उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपर्टीज़, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टूडेंट्स साहब। नेक्स्ट आइए, अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करें। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ टू कैरी आउट द जॉब एनालिसिस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, स्टडी द टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू बी कैरीड आउट बाय न्यू एम्प्लॉइज। हम जो नई जो हम रिक्रूट करने जा रहे हैं हम उसमें एनालाइज कर रहे थे कि जो भी हम पीपल हायर करेंगे उसकी क्या जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब द बिजनेस इज़ रिक्रूटिंग एन एम्प्लॉय टू फिल एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर कोई एक एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम फिल कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या
उसको कंपनी ने निकाल दिया, तो अगर एग्जिस्टिंग को फिल करने जाए तो फिर तो हमें उतनी कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस डाटा होता है, प्रीवियस सारी चीज़ें, तो हम आराम से उसका जॉब एनालिसिस बना लेते हैं। मगर इफ़ द न्यू एम्प्लॉयज़ इज़ नीडेड टू ड्यू टू द बिजनेस एक्सपेंडिंग और बिकॉज द बिजनेस हैज़ आइडेंटिफाइड स्किल्स टू वन इन बिजनेस हैज़ टू स्किल, तो फिर हमें जब कोई नया पोजीशन हम डेवलप कर रहे होते या कोई नई बिज़नेस जा रही होती, तो वो उस टाइम पे फिर हम बिज़नेस की नीड्स के हिसाब से, वर्क की नीड के हिसाब से फिर हम पूरा एक जॉब एनालिसिस बनाते हैं। Once the job analysis has been done, a job description will be produced. A job description has several functions. एक दफ़ा हमने जॉब एनालिसिस कर दिया, जैसे मैंने बताया कि हमने जॉब एनालिसिस कर लिया कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली और ड्यूटीज़ देख ली, इसको क्या क्या करना है, तो हमने वो एनालाइज कर लिया। अब उसके जब वो हम एनालाइज कर लेते हैं तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन, तो इसकी बेसिस पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन पैदा हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, पूरी डिटेल होती है कि जो हमने एक जॉब जो डेवलप हुई है या जॉब क्रिएट हुई, तो उसको क्या क्या करना, पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में चीज़ें होती हैं। इट इज़ गिवन टू द अप्लीकेंट फॉर द जॉब सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट द जॉब्स इंटेल्स। ये जब जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ जाती, तो हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो इस बंदे को हम हायर करते हैं, हम उसको देते हैं ताकि उसको पता चले कि उसे क्या क्या करना है। नेक्स्ट, इट विल अलाउ अ जॉब स्पेसिफिकेशन टू बी ड्रॉन अप to see if the applicants match up to the job so that the people within the right skill will be employed. इसी जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें ये हेल्प मिलता है कि हम जॉब स्पेसिफिकेशन की वजह से हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे होते हैं कि जो हमने एम्प्लॉई को हायर किया है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा, तो वो उसमें हमें बड़ा हेल्प करता है। Once some has been employed, it can show whether they are carrying out job effectively. If a dispute arise, जॉब डिस्क्रिप्शन से हमें एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम लोगों को या जिस एम्प्लॉय के हमने हायर किया, हमने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं और उस दौरान उसके काम में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन हमें हेल्प करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को उस चीज़ों को रिजॉल्व करने के में, और उसको क्लियरिफाई करता है उस डिस्प्यूट को। द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस टू बिजनेस में जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ वेरी कर रहा होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफन आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, आवर्स ऑफ वर्क, पेंशन स्कीम एंड स्टाफ वेलफेयर। जॉब डिस्क्रिप्शन में उमूमन ये चीज़ें भी शामिल होती हैं कि सैलरी है, आवर्स ऑफ वर्क है, पेंशन है और स्टाफ वेलफेयर, ये भी बाज़ जगहों पे शामिल होती है। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग उसको दी जाएगी एम्प्लॉइज़ को, उसके बारे में भी जिक्र होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन उसके बारे में भी जिक्र होता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि ये एक अच्छा लेंथी चैप्टर है, अच्छा टॉपिक है, और इसमें से इम्तहान में सवाल भी आते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह ताला हम पास्ट पेपर्स को भी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।